1857 का विद्रोह। हाँ, हम सबने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा है ना? सिपाहियों का गुस्सा, वो चर्बी वाले कारतूस और वो एक चिंगारी जिसने पूरे उत्तर भारत में जैसे आग ही लगा दी। लेकिन एक मिनट, क्या ये पूरी कहानी है? उस आग और धुएं के पीछे जो विद्रोही थे वो असल में चाहते क्या थे? बस गुस्सा या कुछ और? चलिए आज इसी छिपी हुई कहानी को थोड़ा कुरेदते हैं। कहते हैं ना कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, तो जाहिर है हमें अंग्रेजों का पक्ष तो पता है, पर उन विद्रोहियों का क्या? उनकी अपनी कहानी क्या थी? सिर्फ अंग्रेजों को भगा देना ही मकसद था, या फिर वो एक अलग तरह का एक नया भारत बनाना चाहते थे? बस यही सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ में है। देखिए, ब्रिटिश नजरिए से देखें तो ये विद्रोही कौन थे? नमक हराम, बर्बर लोग, बस एक भीड़। उन्होंने तो बस यही कहकर पूरी बात को खारिज कर दिया। पर असलियत क्या थी? अब मुश्किल ये है कि विद्रोहियों की अपनी आवाज हम तक पहुंची ही नहीं। उनकी आवाज को दबा दिया गया। सोचिए, ज्यादातर सिपाही, आम लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं, और जो कुछ थे भी उन्हें अपना पक्ष दुनिया के सामने रखने का मौका मिला ही कहाँ? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ चीजें बच गईं। कुछ घोषणा पत्र, जिन्हें उस जमाने में इश्तहार कहा जाता था, और कुछ अर्जियां, वो आज भी मौजूद हैं। और ये कमाल की बात है, क्योंकि ये वो दस्तावेज हैं जो खुद विद्रोहियों ने लिखे थे, उन्होंने जारी किए थे। ये उनकी सोच में झांकने का एक सीधा रास्ता है, और यही यही हमारे असली सुराग हैं। तो ठीक है, इन सुरागों को पकड़कर आगे बढ़ते हैं, कहानी की पहली परत खोलते हैं, और शुरुआत जाहिर है उसी चिंगारी से होगी जिसके बारे में हम सब जानते हैं, सिपाहियों का अपने धर्म के लिए खड़ा होना। ये जो सिपाही दिख रहे हैं, ये बंगाल सेना के हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर सिपाही अवध और पूर्वी यूपी के गांवों से भर्ती होते थे। मतलब सेना और गांव की दुनिया ये अलग नहीं थी, बल्कि एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। अगर फौज में किसी सिपाही को कोई चिंता है, कोई डर है, तो वो बात फौरन उसके गांव तक पहुंच जाती थी। और उस वक्त उनका सबसे बड़ा डर क्या था? अपना धर्म, अपना ईमान। तो जब वो नई एनफील्ड राइफल आई और उसके कारतूस आए, तो एक अफवाह आग की तरह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। एक सिपाही ने अपनी अर्जी में जो लिखा है वो सीधा दिल पर लगता है। उसने लिखा, अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका धर्म और ईमान नष्ट हो जाएगा। समझिए, ये सिर्फ एक कारतूस का मामला नहीं रह गया था, ये अब उनकी पहचान बचाने की लड़ाई बन गई थी। और फिर जब 84 सिपाहियों ने साफ साफ कह दिया कि वो इन कारतूसों को हाथ नहीं लगाएंगे, तो अंग्रेजों ने क्या किया? उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया और जेल में डाल दिया। बस यही वो पल था, यही वो चिंगारी थी जिसने बारूद के ढेर में आग लगा दी। सिपाहियों का जो सालों से दबा हुआ गुस्सा था, वो लावा बनकर फूट पड़ा और विद्रोह शुरू हो गया। लेकिन रुकिए, अगर ये कहानी सिर्फ सिपाहियों के गुस्से की होती तो शायद कब की खत्म हो गई होती, पर ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही जल्द ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल गया। और इस आंदोलन की अपनी एक सोची समझी विचारधारा थी, एक साझा मकसद था। विद्रोह के नेताओं ने जो इश्तिहार निकाले वो कमाल के थे। उनमें समाज के हर तबके से अपील थी, जमींदार, व्यापारी, कारीगर, हर कोई। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के। साफ साफ हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से कहा गया कि आओ मिलकर लड़ो। इस लड़ाई को ऐसे पेश किया गया जैसे ये सबका युद्ध हो, जिसमें हर किसी का कुछ न कुछ दांव पर लगा है। और एकता के लिए उन्हें मुगल साम्राज्य के वो दिन याद दिलाए गए जब हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर रहा करते थे। और ये एकता कितनी मजबूत थी, इसका अंदाजा एक घटना से लगता है। अंग्रेजों ने बरेली में हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोशिश की, और इसके लिए जानते हैं कितना खर्च किया? उस जमाने में 50,000 रुपए। ये बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? उनकी ये कोशिश बुरी तरह फेल हो गई। लोगों ने बंटने से साफ मना कर दिया। तो अब आते हैं हमारे सबसे जरूरी सुराग पर, एक ऐसा दस्तावेज जो विद्रोहियों की सोच का आईना है। हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ घोषणा पत्र की। ये घोषणा पत्र 25 अगस्त 1857 को जारी हुआ था, और इसे हम कह सकते हैं कि ये विद्रोहियों का एक तरह का विजन डॉक्यूमेंट था। मतलब इसमें उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, बल्कि ये भी बताया कि वो क्या बनाना चाहते हैं।
इसमें बहुत डिटेल में लिखा था कि अंग्रेजी राज में किस किस को क्या क्या तकलीफें हैं और जब अपनी सरकार बनेगी तो किसका भविष्य कैसा होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या था। सबसे पहले जमींदार, उनकी शिकायत क्या थी? यही कि अंग्रेजों ने इतना भारी लगान लगा दिया है और उनकी जमीनें सरेआम नीलाम की जा रही हैं कि वो तो बर्बाद हो गए हैं। तो घोषणा पत्र ने उनसे क्या वादा किया? साफ साफ लगान कम होगा, खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा और अपनी जमीन पर आपका पूरा हक होगा। अच्छा, अब आते हैं व्यापारियों पर, और ये वाला हिस्सा तो बहुत ही दिलचस्प है। उनकी शिकायत ये थी कि अंग्रेजों ने नील और कपड़े जैसी सबसे फायदेमंद चीजों के व्यापार पर कब्जा कर लिया है, जिससे हम मोनोपोली कहते हैं। तो विद्रोहियों ने इसका क्या तोड़ निकाला? उन्होंने एक सीधा सा वादा किया, जमीन हो या पानी, हर रास्ते से होने वाला हर तरह का व्यापार सिर्फ और सिर्फ भारतीय व्यापारियों के लिए होगा। सोचिए, ये एक तरह से आर्थिक आजादी का ऐलान था। यही नहीं, विद्रोहियों ने उन भारतीयों को भी नहीं छोड़ा जो अंग्रेजी सरकार में नौकरी करते थे। उनकी भी तो शिकायतें थीं, कम तनख्वाह, कोई इज्जत नहीं और बड़े पद तक तो पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो उनसे वादा किया गया कि नई सरकार में आओ, ज्यादा तनख्वाह भी मिलेगी और बड़े बड़े पद भी। ये बहुत ही सोचा समझा कदम था, अंग्रेजी सिस्टम को अंदर से कमजोर करने की कोशिश। और कारीगर, उनका क्या? जुलाहे, बढ़ई, लोहार, ये बेचारे तो इंग्लैंड से आने वाले सस्ते माल की वजह से बेरोजगार हो गए थे। तो घोषणा पत्र ने उनसे भी वादा किया कि नई सरकार में राजा, राजे और अमीर लोग सिर्फ उन्हीं से काम करवाएंगे। इससे उनकी तरक्की पक्की थी। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना? ये सिर्फ एक जज्बाती अपील नहीं थी, इसके पीछे एक ठोस आर्थिक और सामाजिक प्लान था। तो जब हम इन सारे वादों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, जमींदार, व्यापारी, नौकर, कारीगर, तो विद्रोहियों का असली मकसद शीशे की तरह साफ हो जाता है। वो सिर्फ तोड़फोड़ या विनाश नहीं चाहते थे, वो एक नई दुनिया बनाना चाहते थे। मतलब उनका मकसद सिर्फ फिरंगी राज यानी अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करना नहीं था। उनका असली मकसद था उस दुनिया को वापस लाना जिसे वो जानते थे, जिसे वो प्यार करते थे, जिसे वो अपना मानते थे। वो दुनिया जो अंग्रेजों के आने से पहले हुआ करती थी। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई सपना नहीं था। जहां जहां से उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ा, जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, वहां उन्होंने फौरन एक वैकल्पिक सरकार बनाने का काम शुरू कर दिया। बाकायदा अपॉइंटमेंट्स की गईं, लगान वसूलने का सिस्टम बनाया गया, लूटपाट रोकने के लिए हुक्म जारी किए गए। मतलब वो असल में 18वीं सदी वाली जो मुगल दुनिया थी, उसी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, हम सब जानते हैं कि उनकी ये दुनिया कभी सच नहीं हो सकी। इस विद्रोह को बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया गया। पर उनका ये विजन, उनकी ये सोची समझी योजना, क्या ये उस कहानी को नहीं बदल देती जो हमें हमेशा से बताई गई है? तो सवाल ये उठता है कि 1857 क्या वो सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, या फिर एक खोई हुई अपनी दुनिया को वापस पाने की एक संगठित, एक सोची समझी और शायद आखिरी कोशिश थी?